अशोक गहलोत के वैभव तो नहीं लौटे, लेकिन क्या कांग्रेस का वैभव करण सिंह उचियाडा लौटा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक वैभव लौटाने की बात है वो तो मुकाबला बहुत टफ था गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तब के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। मोदी फैक्टर जोधपुर और राजस्थान में कितना इस बार कारगर है हावी? नहीं, मोदी फैक्टर है। वैभव गहलोत की सीट की बात कर लेते हैं। जालोर सिरोही भी बड़ी चर्चा में है। वैभव गहलोत अब की बार जोधपुर से उधर चले गए, क्या कुछ असर वहाँ पे डाल पाएंगे? मैं समझता हूँ कि पिछली बार गीता बेनीवाल के आने के बाद पीपी चौधरी थोड़े मुश्किल में लगे हुए नजर आए। मैं आपको बताऊं कि जो पाली जालोर टाइप की सीटें हैं ये आम नमस्कार। राजस्थान चौक की चुनाव यात्रा जोधपुर में है और शास्त्री सर्किल के बिना इस यात्रा का पूरा होना संभव नहीं है। शाम हो गई थी, सोचा जोधपुर की खूबसूरती को भी देखा जाए, यहाँ हरियाली को देखा जाए। ये सूर्य नगरी है और यहाँ पर शाम के समय जो बेहतरीन स्थान है उनमें एक स्थान शास्त्री सर्किल हो गया है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं वो यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपका चुनावी स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। आज एक खास मेहमान और राजस्थान के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद चोटिया हमारे साथ हैं। राजस्थान चौक परिवार से खास स्नेह आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपने इस पूरी धरा को बड़ी करीब से देखा है। इस बार जोधपुर में तपिश ज्यादा है, हालांकि आज मौसम ठीक है। हाँ, जोधपुर में तपिश ज़्यादा है इस बार और माहौल में ठंडक भी है और जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ साथ हल्की हल्की ठंडक शायद और भी बढ़ती जाएगी, लेकिन फिलहाल तपिश अच्छी है। इस बार चुनाव अच्छा है, इस बार चुनाव में काफ़ी गर्मी है और लगता है कि चुनाव है। अशोक गहलोत के वैभव तो नहीं लौटे, लेकिन क्या कांग्रेस का वैभव करण सिंह उचियाडा लौटा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक वैभव लौटाने की बात है वो तो हम नतीजों में देख पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बहुत अच्छा दिया है। उसके पास बोलने के लिए बातें हैं, वो अच्छा वक्ता है, वो अच्छी टक्कर दे रहा है, वो मतलब एक तरह का कंप्लीट पैकेज है जो कांग्रेस का एक प्रत्याशी होना चाहिए, वैसा प्रत्याशी है। मंजा हुआ नेता है, पुराना आदमी है। इस कारण से चुनाव इस बार बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। जो पिछले 2 चुनाव से चुनाव नहीं बन पा रहा था, इस बार चुनाव बना हुआ है। यहाँ पे मारवाड़ का मिजाज हमेशा अलग रहता है, लेकिन ये कमिटमेंट कर देते हैं, साथ दे देते हैं तो पक्के रहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी कैबिनेट के, या मैं यूं कहूं मोदी और अमित शाह के विश्वस्त में से एक हैं। राजस्थान का हर एक राजपूत इन पे गर्व करता है, लेकिन इस बार ऐसी पतली हालत की वजह क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हालत तो कोई इतनी पतली नहीं है, लेकिन इस बार कुछ चीजें हैं। मैं आपको मूल रूप से बताऊं, जैसे पिछला चुनाव था या उससे पिछला चुनाव था तो उसमें मोदी का नाम यूं फूट फूट के आ रहा था। मतलब जो वाइब्स थी ना वो पूरी तरह से मोदी के लिए थी। इस बार पिछली बार मुकाबला बहुत टफ था गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तब के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। पूरी सरकारी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही थी, पूरी कांग्रेस की पार्टी पूरी काम कर रही थी और पूरा संगठन जितना भी है कांग्रेस का वो पूरा काम कर रहा था और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सच में बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन उसके बावजूद जो पीछे पुलवामा हुआ तो उसने बीजेपी को बहुत बड़ा सपोर्ट किया और इतनी टफ फाइट में भी ये करीब 3.25 लाख वोटों से लीड करके गए। इस बार जो फर्क है वो ये है कि पिछली बार जब हम फील्ड में गए थे तो कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एक बात बोली जाती थी कि ये देश का चुनाव है। इस बार आप देखेंगे कि पिछली बार जो देश का चुनाव बोल रहे थे, इस बार वो चुनाव वापस जातिवाद पे लौट आया है। अलग अलग स्थानीय मुद्दे ज्यादा नहीं है, उसमें भी जाति ज्यादा हावी है। मुद्दे आमतौर पे मुझे नहीं लगता मुद्दों पे कभी चुनाव होता है। मैं आपको पिछली बार जब विधानसभा चुनाव की मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके आया था, फिर आपके स्टूडियो में आया था, तब भी आपने मुद्दे की बात की थी। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम भी कोई मुद्दा था, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई मुद्दा है। अगर बीजेपी की ओर से है तो मोदी का चेहरा है, ठीक है, काम वाम जो भी है, लेकिन काम के ऊपर कोई बात नहीं करता।
जैसा कि मैं अभी कल परसों एक वीडियो देख रहा था नितिन गडकरी जी के चुनाव क्षेत्र का, जिसके लिए सब लोग बोलते हैं कि हाँ इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत अच्छे आदमी हैं और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी ये होने चाहिए। लेकिन वहाँ के भी वोटर जो हैं वो डिवाइडेड उसी तरह से हैं कि आप काम अच्छा किया है लेकिन वोट हम जिसको भी देना है उसको देंगे। तो वैसा ही है कि यहाँ काम की कोई ज्यादा बात नहीं है। मोदी फैक्टर पे बात कर लेते हैं। एक खास बात, मोदी फैक्टर जोधपुर और राजस्थान में कितना इस बार कारगर है, हावी है? नहीं, मोदी फैक्टर है, लेकिन उसमें मैंने कहा ना फिर से जाति वापस लौट आई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जाति फ्लोर पे नहीं थी, इस बार जाति वापस से अपना काम कर रही है, जाति की बात हो रही है, जाति के नाम पर जाति के हिसाब से वोट देने की बातें हो रही है। इसकी वजह क्या रही है? अचानक से क्या विधानसभा चुनाव के समीकरण और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में जाति बोली उसका असर लोकसभा तक आ गया, या सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसे पॉलिसीज रही, कुछ बयान रहे? नहीं, वो बयान और उसका मामला नहीं है, वो मतलब जाति जब क्या होता है, जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, तब जाति की बात नहीं आती। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव लोकल लेवल पे हो गया है, ये प्रत्याशियों के बीच में भी हो गया और उसमें भी जातियों का विशेष रूप से हो गया है, जो कि बीजेपी के लिए एक तरह से कहा जाए तो खतरे की घंटी है। जोधपुर में एक कमेंट ले लेते हैं, चुनाव टफ हो गया है या मार्जिन ही कम होगा थोड़ा बहुत? नहीं, टक्कर अच्छी है, यहाँ पर टक्कर अच्छी है। टक्कर में फिलहाल भी गजेंद्र सिंह शेखावत आगे हैं और अभी क्योंकि दूसरे चरण में चुनाव है यहाँ पर, तो पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद में यहाँ पर शायद बीजेपी कुछ अलग से भी फोकस कर सकती है, जैसी जैसी रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार यहाँ पर अच्छी टक्कर दे रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। बाड़मेर भी चर्चित है और आप तो जाकर भी आए हैं, क्या लगता है त्रिकोणीय संघर्ष में क्या हालात है? वहां भी जाती है या मुद्दे हैं? हालांकि मुद्दों का आप नकार चुके हैं, या पीएम मोदी का चेहरा है? क्योंकि भीड़ वहां दिखाई जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी अलग भीड़ ला रहे हैं, बेनीवाल सादगी से लगकर भी जनता के बीच में लोकप्रिय हो गए हैं। कैलाश चौधरी थोड़े पीछे चल रहे थे, लेकिन मोदी आए तो फिर मोदी में बाड़मेर हो गया। देखिए, वहां भी वही चुनाव जातियों के आधार पर लड़ा जा रहा है। जातियां, कौन सी जाति किसके पक्ष में लामबंद होकर वोट करती है, उसी की तैयारी हो रही है। और जब ये होता है तो उसमें देखने वाली बात होती है कि कौन सी जाति लास्ट टाइम पे कैसे किधर मुड़ती है या नहीं मुड़ती है, जहां है वहां है। अगर ऐसा होता है तो कैलाश चौधरी को निश्चित रूप से इस बार नुकसान हो सकता है और रविंद्र सिंह भाटी वहां पर एक मेजर प्लेयर बनकर उभरे हैं। और जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, तो भीड़ तो सभी के यहाँ पे हो रही है, लेकिन उनकी जो सभाओं में बिन बुलाए वाली भीड़ जो आ रही है, बिना संसाधनों वाली, तो उस भीड़ में एक जोश अलग तरह का दिखता है। देखिए, भीड़ आजकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी भी रैलियां जहां भी हुई है, आप रेगुलर कवर करते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ आई, यहाँ पर इतनी भीड़ आई। वो भीड़ दिखती भी खूब है, दिखाई भी खूब जा सकती है, लेकिन एक भीड़ होती है उसमें जोश होता है, एक भीड़ होती है वो ठंडी भीड़ होती है। ठीक है, भीड़ आ रही है, तो रविंद्र की सभाओं में जो भीड़ आ रही है, जो रोड शोज में भीड़ आ रही है, उसमें एक अलग तरह का जोश, अलग तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसी भीड़ ने दोनों पार्टियों की नींद उड़ाई हुई है। वैभव गहलोत की सीट की बात कर लेते हैं। जालोर सिरोही भी बड़ी चर्चा में है। वैभव गहलोत अब की बार जोधपुर से उधर चले गए हैं, क्या कुछ असर वहां पे डाल पाए हैं क्या? मैं समझता हूं कि पिछली बार अशोक जी का जो फैसला था यहाँ से चुनाव लड़वाने का, वो गलत था, और इस बार वैभव को जालोर से चुनाव लड़वाने का फैसला गलत हो सकता है। क्योंकि जालोर, एक तो वहां पर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से प्रत्याशी बदलने के साथ ही खत्म कर दी। दूसरा, जो अशोक जी के करीबी लोग हैं, उनसे वहां के लोगों की नाराजगी थोड़ी ज्यादा सुनने में आई है। बाकी वैभव को अगर देखा जाए तो उन्होंने पिछली बार से अपने आप में काफी सुधार किया, या मान लीजिए कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी वहां पर चुनाव टफ है। पूरा गहलोत परिवार लगा हुआ है। अगर करें, वैभव गहलोत की पत्नी, उनकी बेटी के भी वीडियो सामने आए और अब तो घर भी बना लिए। नहीं, वो पिछली बार यहाँ भी लगे हुए थे। इससे ज्यादा मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी यहाँ पर काम कर रही थी, जिसके यहाँ पर अच्छे खासे वोट भी हैं और अच्छा खासा प्रभाव भी है और संख्या भी ज्यादा है यहाँ पर, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो।
उनके समाज की, उनके वोटरों की। और अशोक जी तो करीब करीब ये मान लीजिए कि 45-50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने यहीं पर काम किया है विशेष रूप से, तो उसमें भी कोई कमी नहीं थी और अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार उनका फोकस जालौर पे है अशोक जी का, उनकी टीम भी वहाँ पे लगी हुई है, एजेंसियां वगैरह भी वहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो एक साधारण सा प्रत्याशी है वो कहीं ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी वैभव इस बार अच्छी टक्कर दे रहे हैं। पिछली बार से अच्छा चुनाव उनका हो सकता है। पाली की भी बात कर लेते हैं। संगीता बेनीवाल के आने के बाद पीपी चौधरी थोड़े मुश्किल में लगे हुए नजर आए। क्या जमीनी स्तर पर भी ऐसा ही माहौल है या बीजेपी निकल रही है आराम? मैं आपको बताऊं कि जो पाली जालौर टाइप की सीटें हैं ये आमतौर पर बीजेपी की सीटें हैं। पाली तो आप समझिए कि पिछली बार हमने देखा था कि वहाँ पर कोई कांग्रेस का कुछ भी नहीं था, मतलब नगर परिषद से लेके जिला परिषद से लेके विधायक से लेके सांसद तक, और कहीं भी कांग्रेस वहाँ पर नहीं थी। इस बार कांग्रेस वहाँ पर है और 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी होती भी है। इसके बावजूद जो पीपी चौधरी हैं वो काफ़ी आगे हैं और उनका विरोध है, साथ में उनका व्यक्तिगत विरोध भी है, लेकिन सबको सहारा मोदी के नाम का है और वही उनके उसी पे सवार हैं सभी लोग। मोदी करेंगे बेड़ा पार, मोदी ही बेड़ा पार कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्याशियों के भरोसे मुझे नहीं लगता कि किसी का भी बेड़ा पार हो सकता है। मतलब अपने लेवल पर सब मोदी के भरोसे, पिछली बार भी थे, उसके पिछली बार भी थे और इस बार भी मोदी के भरोसे ही है। अब फैक्टर और पार्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इन चारों सीटों पर आरएलपी भी रही। हाँ, आरएलपी का फैक्टर निश्चित रूप से सबसे बड़ा होता, लेकिन आप देखिए पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं, जोधपुर पाली सीट पे बात करें तो उनके जो सबसे विश्वस्त हनुमान बेनीवाल के सिपाही थे पुखराज गर्ग, जो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हुए हैं, वो बीजेपी में आ गए। और बाड़मेर में उनकी एक सबसे मजबूत सीट थी जहां से वो जीते भले ही नहीं हो, लेकिन वो 900 वोटों के मार्जिन तक जरूर आ गए थे उम्मीदवार बेनीवाल में तो जीत गए थे। हाँ, आप ऐसे मान लीजिए कि वो ईवीएम में जीत गए थे, तो 900 वोटों के अंतर से वो हारे थे। वो कांग्रेस में चले गए, तो उनका एक सिपाही कांग्रेस में है आज, एक बीजेपी में है इन दोनों सीटों पर। तो इसका, और दूसरा हनुमान बेनीवाल खुद वहाँ नागौर में अपनी लड़ाई बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। बहुत एक तरह से वहाँ भी बड़ी टक्कर पैदा हो गई है। कल जैसे आपने उनका वीडियो देखा होगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भाषण दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनका चुनाव थोड़ा फंसा हुआ है, तो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। वो खुद वहां से बाहर अभी तक निकलते हुए दिखे नहीं है। अगर वो निकलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो मदद उनके वोटों की मिलेगी, लेकिन अभी वो फिलहाल फंसे हुए हैं। लेकिन चूंकि उनकी सीट पर पहले चरण में मतदान है और उसके बाद में दूसरे चरण में इन सीटों पर मतदान है, तो वो अगर उनकी कोई मदद ली जाती है तो कुछ न कुछ मदद जरूर कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगी। अब संगठनात्मक रूप से बात कर लेते हैं। भाजपा का संगठन नए मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके का लग रहा है? हालांकि प्रदेशाध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से व्यस्त है। संगठनात्मक लिहाज से भाजपा इस लोकसभा में कितनी एकजुट, कितनी बेहतर नजर आ रही है वसुंधरा फैक्टर को बीच में शामिल करते हुए? हाँ, आप वसुंधरा फैक्टर को शामिल कीजिए या तो जरूरी है इसको शामिल करना भी। एक चीज ये सुनने में आ रही है कि करीब करीब एक बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की भी है जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये ऐसी रिपोर्ट गई है कि करीब 70 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और वसुंधरा राजे अपने जो बेटे के चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर लगातार हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि 5 बार वसुंधरा जी वहाँ से सांसद रही हैं, तो 5वीं बार उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह जी, वो भी 5वीं बार वहाँ से आराम से निकल रहे हैं। दोनों का ये रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा। लेकिन उनकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लानिंग में भी दिखती है और कुछ एग्जीक्यूशन में भी दिखती है। तो कोई ऐसा एक जो लीडरशिप वाली समस्या है वो बीजेपी में बनी हुई है। और कुछ ये जो कांग्रेस जैसी स्थिति कई जगह पे है, वैसी बीजेपी में भी इस कारण से है कि वसुंधरा राजे अभी इस खेल के अंदर नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी संगठन एक्टिव है। आरएसएस की भी बात बिल्कुल, बीजेपी का संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है चुनावों में, तो इस बार भी भीतरघात वाली चीजें कई जगह पर हैं और कई जगह क्या काफी जगह पर हैं।
एक पूरा गुट है बीजेपी के अंदर अंदर खाने, जो ये चाहता है कि जो 2 बार की परफॉर्मेंस बीजेपी की है वैसी नहीं हो। तो बीजेपी भी आश्चर्य में है कि अचानक चुनाव कैसे फंस गया। हम तो पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी जीत गए थे। वो मैंने कहा ना शुरू में कि इस बार वो देश के मुद्दे और मोदी के नाम पर, चुनाव तो मोदी के नाम पे है लेकिन मोदी फैक्टर उस टाइम बहुत बड़ा था। उस टाइम आप किसी से भी बात कर लीजिए, उस टाइम आपको अगला सामने वाला कह देता था कि ये चुनाव कोई जातियों का या उस लोकल मुद्दों का नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस बार वो बात गायब है और यहीं पर आकर ये सारे चुनाव फंसे हुए हैं। जो ये मार्जिन मान के चल रहे थे ना कि हम कोई 5 लाख से जीतेंगे और हमारे लिए चुनौती ये जीत हार नहीं है, हमारे लिए मार्जिन 5 लाख का है, तो वो 5 लाख वाली बातें इस बार कहीं आपको शायद देखने को नहीं मिले। जो मजबूत से मजबूत सीट है वहां भी शायद आपको कोई 5 लाख का मार्जिन नहीं मिलेगा। आराम से जीत जाएं ये बड़ी बात है, और कुछ सीटें तो इस बार बीजेपी नहीं ही जीत रही हैं, ऐसा दिख रहा है साफ साफ। कांग्रेस के संगठन की बात कर लेते हैं। मैं करीब आज ये 22वीं लोकसभा है जहां अपन बैठ के जोधपुर में बात कर रहे हैं। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे थे कि कांग्रेस का संगठन मदद नहीं कर रहा है। भाई साहब आप ये बताइए कांग्रेस का संगठन है कहाँ? कांग्रेस के संगठन करीब करीब खत्म हैं और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। बाकी कांग्रेस के पास में उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं कई जगह पर। जनता इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहती है। बीजेपी से भी नाराज है बहुत सारी जगह पे जनता, बहुत सारी जगह पे मोदी से भी नाराज है, बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिनके कारण से नाराज है। लेकिन कांग्रेस में वो लोग नहीं है जो ग्राउंड पे काम कर सकें, मैनेज कर सकें। वो लोग, उन लोगों की कांग्रेस कमी से कांग्रेस बहुत बुरी तरह जूझ रही है और इसी का फायदा कुछ हद तक बीजेपी को मिलने वाला है। क्या इस चुनाव में अगर हम एक समअप के रूप में, समरी के रूप में, या कहें कि चलते चलते हम अगर इसमें बात करें, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी ओवरऑल इस राजस्थान में मिशन 25 को देखते हुए और अब तक के चुनावी माहौल को देखते हुए? देखिए जहाँ तक मिशन 25 का है तो मैं आपको बताऊं कि मिशन 25 हर चुनाव में लिया जाता है। जिस टाइम कांग्रेस मजबूत होती है उस टाइम कांग्रेस मिशन 25 लेती है, बीजेपी मजबूत होती है बीजेपी मिशन 25 लेती है। आप 2009 के चुनाव को याद कीजिए, उस वक्त कांग्रेस ने मिशन 25 लिया था और लेती बीजेपी भी है, लेकिन उस टाइम कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अब था क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार अच्छे सीटों के साथ में आई थी। आपको याद हो 206 सीटें आई थी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 2004 में तो 145 सीटों पे कांग्रेस थी, तो उस टाइम कांग्रेस की हवा भी थी। उस वक्त उन्होंने मिशन 25 लिया था। उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा आपको याद होना चाहिए, उस टाइम वो कांग्रेस से सरकार में उनकी पत्नी मंत्री थी और कांग्रेस को समर्थन था उसका। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि आप अपने मिशन 25 में से एक सीट कम कर लीजिए क्योंकि दौसा में मैं जीत रहा हूँ, और उन्होंने वो चुनाव निर्दलीय लड़ा भी था। उसके बाद के जो मिशन 25 हैं वो बीजेपी ने लिए और बीजेपी ने अपने आप पूरे हुए। उनके से टारगेट होते हैं ना कई बार, जैसे नोटबंदी में, जैसे नोटबंदी के दौरान बैंकों के जमाओं के टारगेट पूरे हुए थे बिना कोई प्रयास के, वैसे ही 2014 और 2019 में मोदी के नाम से बीजेपी के वो मिशन 25 पूरे हो गए। इस बार सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस की ऐसी कमी रही है कि वो मिशन 25 के बारे में सोच भी नहीं पाए। अब बीजेपी क्या करती है, इसका खेल क्या होता है? इसका खेल होता है इतना बड़ा सोचो कि सामने वाला डर जाए। ये बोलते हैं कि हम अब की बार 400 पार कर देंगे, यहाँ पे मिशन 25, मध्य प्रदेश में मिशन 29, गुजरात में मिशन 26, यानी सारा का सारा हम ही जिम जाएंगे, दूसरे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो आप कांग्रेस की स्थिति देखिए कि इन्होंने, एक भी नेता ने आज तक आपको नहीं कहा होगा कहीं भी कि हम 25 सीटें जीत रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तो अंदर से होना चाहिए। आगे जो भी लड़ेंगे, जितने कुछ भी हो, यहाँ से आपको कोई आवाज़ नहीं आई होगी कि हम 25 सीटें जीत रहे हैं। आज ही मैंने कहीं पे सचिन पायलट का इंटरव्यू पढ़ा है, तो कह रहे हैं कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेंगे। तो पिछली बार से ज़्यादा आप एक भी सीटें लेते हैं तो भी ज़्यादा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों में। बाकी जो कांग्रेस के जो टिकट वितरण हुए, जो इनके गठबंधन हुए, उनमें जो जितने लोचे रहे, जितने झोल रहे, उसके कारण से कांग्रेस अभी वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में एकजुट होकर तैयारी की होती तो इस चुनाव की तस्वीर और इस चुनाव की दिशा बिल्कुल अलग होती, जो आज नहीं है।
फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया। जोधपुर में इस ग्राउंड रिपोर्ट को, चुनावी यात्रा को हम देते हैं विराम। लेकिन इतना है, चुनाव लोकसभा का अक्सर ठंडा माना जाता है, इस बार थोड़ी गर्माहट हो गई है, मौसम भी गर्मी का है। दौरे भी बीजेपी के नेताओं के बढ़वा दिए गए हैं राजस्थान में, और इन्हीं दौरों के आधार पर अब रिपोर्ट्स भी जा रही हैं। चुनावी दौर है, बीजेपी एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहती है और कांग्रेस सोच रही है कि जो आए उसका भला। खैर, चुनावी परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, 4 जून को भी हम चर्चा यूं ही करेंगे। अभी दीजिए इजाजत, क्योंकि जाना है बाड़मेर। लेते हैं विदा, नमस्कार।